हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग करेंगे एक न्यू चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जो कि 17 मार्च को जो एग्जाम होने वाला इकोनॉमिक्स का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं बैंकिंग चैप्टर आप लोगों को पूरा इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बच्चे, चैप्टर का नाम हो गया गवर्नमेंट बजट। सर गवर्नमेंट बजट क्या होता है? देखो, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट बजट पास करती है। अब ये क्या होता है सर? बजट बजट एक ऐसा चीज है जिसमें कि गवर्नमेंट बताती है कि इस साल हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं और उसके लिए कितना बजट होगा। गवर्नमेंट कौन कौन सा काम पे अपना फोकस करेगी और कितना उस पे पैसा खर्च होगा, इसके रिगार्डिंग वो एक पॉलिसी, एक बजट पास करती है पार्लियामेंट में। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो करेंटली हम लोग के इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में। क्या लिखिएगा? जल्दी बताओ। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, नहीं पता? अच्छा ठीक है, पता करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो ठीक है ठाकुर, शुरू करते हैं। क्या लिखता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स showing estimated receipts and estimated expenditure in an accounting year is called what? शॉर्ट में लिखता हूं मैं जीबी, मीन्स गवर्नमेंट बजट। तो एक एस्टिमेशन होता है, वो एक्चुअल नहीं होता है, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। बताया जाता है कि कितना खर्च हो सकता है और कितना इनकम हो सकता है। वो एक एस्टिमेशन होता है, नॉट एब्सोल्यूट। क्या बताएंगे? नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फिगर नहीं होता है, इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन। मैं एक एस्टिमेट करके चलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इतना मेरा खर्च हो सकता है इस काम को करने में। तो गवर्नमेंट उसी के बारे में एक पॉलिसी पास करता है पार्लियामेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें बताया जाता है कि कितना खर्च हो सकता है और कितना रिसीट हो सकता है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है बच्चे? अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। मीन्स अगर 2023 का माने तो 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24। क्लियर? एकदम से क्लियर है सर। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? गवर्नमेंट बजट का कुछ ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है सर? किस मुद्दे में उसका उद्देश्य क्या होता है? किस मुद्दे में सरकार बात करती है? जो कि गवर्नमेंट बजट जो पास किया उसमें तो कुछ मुद्दा होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। हर एक काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। आप पढ़ रहे हो क्यों? लाइफ बेटर करना है, ठीक है? तो हर एक पर्पस के लिए एक मोटिव होता है। तो इसका क्या मोटिव है सर? तो आइए जानते हैं इसका मोटिव क्या है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो बच्चे, एलोकेशन का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। इसका हिंदी होता है बांटना। एंड रीएलोकेशन मींस फिर से बांटेंगे। किसको बांटेंगे? रिसोर्सेज को, संसाधन को बांटेंगे, ताकि क्या? बेटर रिजल्ट मिल पाए। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में हम रिसोर्स को बांटेंगे ताकि जो सोशल वेलफेयर है वो मेरा ग्रो करे। सोशल वेलफेयर ग्रो करना इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो क्या होता है कि पुअर और रिच के बीच में आए दिन देखता होगा कि डिस्पैरिटी बढ़ रहा है, डिफरेंसेस ज्यादा हो रहे हैं रिच और पुअर के बीच में। हर एक फैक्चुअल बात में ये बताया जाता है कि रिसर्च हो रहा है कि रिच और पुअर के बीच डिस्पैरिटी दिन प्रतिदिन क्या, वो जो गैप है वो रिड्यूस ना होकर के बढ़ रहा है। तो इस गैप को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है?
इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करती है, मीन्स फिर से बांटती है और इक्वल प्रोपोर्शन में, समान अनुपात में बांटती है, ताकि सोसाइटी और इकोनॉमी मेरा ग्रो करे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देखो इकोनॉमी तभी स्टेबल होगा जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही से होगा, ठीक है। और क्या होगा सर, इनकम का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और क्या होगा, जो इन्फ्लेशनरी गैप है और डिफ्लेशनरी गैप है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में, ये दोनों टॉपिक है, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। तो इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। अगर नहीं पढ़े होंगे, अगर वीडियो चाहिए इस रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम के पहले एक छोटा सा वीडियो बना करके मैं क्लियर कर दूं इसके बारे में भी। तो चलिए अभी मैं पढ़ता हूं क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पढ़ रहा हूं, तो इसके बारे में ध्यान देते हैं। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आएगा, इनकम को तो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को भी कम करना पड़ेगा। अब कैसे कम होगा सर, इन्फ्लेशन कैसे कम होता है, मैंने बैंकिंग में बता दिया बढ़िया से कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, मैंने अच्छे से वहां पे डिस्क्राइब कर दिया है। इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, और डिफ्लेशन वो होता है जिसमें मनी सप्लाई कम हो जाए। तो बच्चे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों इकोनॉमी के लिए खराब है, तो इस गैप को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, जरा सोच के बताओ, जीडीपी ग्रोथ क्या हो सकता है सर। जीडीपी ग्रोथ नहीं पता, हमका नहीं पता सर, हमका कुछ नहीं पता, तो क्या पता है तुम्हें, तो क्या पता है। देखो जीडीपी ग्रोथ, हमेशा याद रखना एक बात, हमेशा याद रखना एक बात, कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जीडीपी को बढ़ाएंगे कैसे करके, पब्लिक बजट से। जीडीपी को बढ़ाएंगे किस प्रकार से, पब्लिक बजट से। इसीलिए गवर्नमेंट अपना इनकम का ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन, ज्यादा से ज्यादा पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर देती है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सर, रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसमें सरकार ज्यादा इन्वेस्ट करती है, ताकि क्या होगा कि जीडीपी ग्रो करेगा। इसलिए कहता है कि द गवर्नमेंट ट्राइज टू इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ थ्रू पब्लिक बजट। पब्लिक बजट का हेल्प से सरकार क्या करती है, जीडीपी को बढ़ाती है, जीडीपी का ग्रोथ को मेंटेन करती है। क्लियर है? क्लियर है। इंप्लॉयमेंट जनरेशन, इंप्लॉयमेंट को बढ़ाना है। देखो एक बात है बच्चे कि जिस एरिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा है, इट मीन्स वहां का इंप्लॉयमेंट लेवल एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर वहां अच्छे हैं। जहां पे इंडस्ट्री होते हैं, जहां पे इंप्लॉयमेंट अच्छा होता है, डेफिनेटली वहां का इकोनॉमिक स्टेटस बेटर होगा एज कंपेयर टू अदर एरियाज। ठीक है, तो इंडस्ट्री और इंप्लॉयमेंट आपका बहुत मेन फैक्टर रोल प्ले करता है इकोनॉमिक को स्टेटस को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए। अब देखो इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो गया सर। अब देखो मैं एक चार्ट बनाया हूं, देखो दो बजट है, एक ये वाला बजट और एक ये वाला बजट। अब देखो इस बजट में दो पार्ट है, क्या, एक है बजट रिसीट और एक है तुम्हारा बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बजट रिसीट का दो पार्ट है, एक है रेवेन्यू रिसीट और एक है कैपिटल रिसीट। बजट एक्सपेंडिचर का भी दो पार्ट, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। अब ये वाला बजट देखो, ये टोटली डिफरेंट है इससे, दोनों अलग है। बच्चे कंफ्यूज मत कीजिए, दोनों को एक साथ मत देखो, ये बजट अलग है ये अलग है। अब सर बजट दो तरह का होता है, नहीं नहीं, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये जो मैं चार्ट बनाया हूं ये अलग है, ये चार्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो बजट, यहाँ पे बजट रिसीट बजट एक्सपेंडिचर दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, यहाँ पर भी दो पार्ट में, लेकिन ये रेवेन्यू बजट, ये कैपिटल बजट, तो इसमें रेवेन्यू रिसीट आएगा, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। ये कैपिटल बजट है तो कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, मींस कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल बजट में आ गया। ठीक है, क्या बोले, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल बजट में आ गया, एंड ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू बजट में आ गया।
समझ गया ना बच्चे। देखो, बजट को दो पार्ट में डिवाइड किए, बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसीट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। बजट एक्सपेंडिचर भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें क्या हुआ मेरा कि जो कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये वाला और ये वाला, वो कैपिटल बजट माना गया, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो रेवेन्यू बजट है उसमें दो चीज, क्या, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट्स ऑल, हो गया, खत्म। बहुत इजी था सर। अब देखो, इजी है नहीं, बट मैं श्योरली बोलता हूं, मैं आपको इजी करवा दूंगा ये चैप्टर। तो एक बात है कि ये वाला जो कहानी है, ये वाला, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है बच्चे, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके बारे में मैं कुछ और बताऊंगा, लेकिन इस पार्ट में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में। मैं नेक्स्ट पार्ट में इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल बताऊंगा आप लोग। तो तब तक इस आप पार्ट को देखते रहिए, तब तक रिवीजन करते रहो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।